ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है जम्मू कश्मीर पूर्व स्थिति एवं पुनर्गठन। यह अध्याय 42 है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर राज्य की जो पूर्व स्थिति है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न अंग है। हमारे संविधान में जम्मू कश्मीर राज्य को अन्य राज्यों की अपेक्षा व्यापक स्वायत्तता प्रदान की गई थी और इसी स्वायत्तता को संवैधानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए संविधान के भाग 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 370 को जोड़ा गया था। तो जम्मू कश्मीर का जो संबंध है भाग 21 और अनुच्छेद 370 से, याद रखिएगा, और यह विशेष और अस्थायी प्रकृति का है। जम्मू कश्मीर राज्य भारतीय संघ में शामिल एकमात्र ऐसा राज्य था जिसका अपना अलग संविधान था और 1 मार्च 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य के लिए संविधान सभा के गठन की घोषणा की गई और इस संविधान सभा में 75 सदस्य थे। ये सदस्य जम्मू कश्मीर राज्य के जनसंख्या के आधार पर वहां की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। 31 अक्टूबर 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसने नवंबर 1955 में एक अधिनियम के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के वंशानुगत प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। वंशानुगत मतलब मान के चलिए जो प्रमुख हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बेटे, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके बेटे, इस तरह से इस वंशानुगत प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया और राज्य का मुखिया निर्वाचित प्रमुख, याद रखिएगा, सदर ए रियासत को बनाया गया। तो जम्मू कश्मीर में जो मुखिया होते थे राज्य का, उन्हें सदर ए रियासत कहा जाता था, सदर ए रियासत। 10 फरवरी 1954 को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के भारत में विलय का अनुमोदन कर दिया गया। यानी जो जम्मू कश्मीर है इसको भारत में कब विलय का अनुमोदन किया गया, तो 10 फरवरी 1954 को। और अक्टूबर 1956 में संविधान सभा ने राज्य का अस्थायी संविधान बनाने के लिए अनेक समितियां गठित की और प्रारूप समिति के द्वारा प्रस्तुत संविधान के प्रारूप पर संविधान सभा ने विचार विमर्श के बाद 17 अक्टूबर 1956 को उसे अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया और यह संविधान 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू कर दिया गया, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए विशेष अस्थायी उपबंध के जो कारण हैं वो क्या है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत को 2 स्वतंत्र अधिराज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया, ठीक है, तो याद रखिएगा। और साथ ही देशी रियासतों का यह अधिकार दिया गया कि वे चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत 2 स्वतंत्र अधिराज्यों का यानी भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया और इसके साथ यह भी प्रावधान किया गया कि जो देशी रियासतें हैं वो मतलब कि उनको अधिकार है कि वे चाहे तो भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में, या वे स्वतंत्र अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक जो थे महाराजा हरि सिंह, इन्होंने अपनी रियासत का किसी देश में विलय न करते हुए स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का निर्णय लिया, ठीक है। और 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के द्वारा समर्थन प्राप्त आजाद कश्मीर सेना ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और इस आकस्मिक स्थिति में महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। राज्य न केवल 3 विषयों रक्षा, विदेशी मामले और संचार के अधिकार भारत को सौंपे, ठीक है, 3 विषयों के जो अधिकार थे, 3 विषय ये भारत सरकार को सौंपे गए और उस समय भारत सरकार ने आश्वासन दिया कि जो जम्मू कश्मीर राज्य है इसके लोग जो होंगे, जम्मू कश्मीर राज्य के लोग अपने स्वयं के संविधान के द्वारा और इस राज्य के आंतरिक संविधान तथा राज्य पर भारतीय संघ के अधिकार क्षेत्र की प्रकृति तथा प्रसार को निर्धारित करेंगे। यह भी प्रावधान किया गया कि राज्य विधानसभा के निर्णय तक भारत का संविधान राज्य के संबंध में केवल अंतरिम व्यवस्था ही कर सकता है। इस आश्वासन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 को सम्मिलित किया गया और इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जम्मू और कश्मीर से संबंधित उपबंध केवल अस्थायी है, अस्थायी नहीं है, ठीक है। और यह अनुच्छेद 17 नवंबर 1952 से प्रभावी हुआ। तत्कालीन परिस्थितियों के
मद्देनजर विलय पत्र पर हस्ताक्षर के समय भारत सरकार ने यह घोषणा की कि जम्मू कश्मीर राज्य का भावी संविधान तथा राज्य का भारतीय संघ से संबंध उस राज्य की संविधान सभा के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या बिंदु है कि जम्मू कश्मीर का संविधान जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग घोषित करता था। जम्मू कश्मीर राज्य का उन सभी क्षेत्रों में जो जम्मू कश्मीर राज्य है उन सभी क्षेत्रों में मिलकर बना जो 15 अगस्त 1947 को इस राज्य के जो शासक थे इसके अधीन थे। तो याद रखिएगा। इसके बाद यानी अगर बात करें तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अधिकार वाला जो कश्मीर है पीओके जम्मू कश्मीर राज्य का भाग है और इस प्रकार पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर की जो राज्य व्यवस्था है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले विधानमंडल के बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय विधानमंडल था। द्विसदनीय, तो जम्मू कश्मीर में विधानमंडल था द्विसदनीय जो 111 सदस्यों वाली विधानसभा और 36 सदस्यों वाली विधान परिषद में ये विभाजित था। और इस विधानसभा के 111 स्थानों में से 24 स्थान पीओके मतलब कि पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रखे गए थे। और इस प्रकार प्रायोगिक उद्देश्य के लिए वर्तमान में 87 सदस्य थे, जिनमें से 2 महिला सदस्यों का राज्यपाल के द्वारा मनोनयन किया जाता था। और जम्मू कश्मीर की विधान परिषद में कुल 36 सदस्य होते थे, याद रखिएगा। देखिए अगर बात करें तो भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष का था। तो भारत के सभी राज्यों की जो विधानसभा है इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा का जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष का होता था। इसके बाद कार्यपालिका के बारे में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती थी। जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव की जो शक्ति है वो राज्यपाल में निहित होती थी। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी और उसका कार्यकाल यानी राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता था। राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता था। राज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता था और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती थी, याद रखिएगा। जम्मू एवं कश्मीर के मूल संविधान के अंतर्गत अगर बात करें तो राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख सदर ए रियासत यानी राष्ट्रपति और वजीर ए आजम यानी मुख्यमंत्री के रूप में वर्णित है। तो राष्ट्रपति को मतलब कि जम्मू कश्मीर में सदर ए रियासत कहा जाता था और मुख्यमंत्री को वजीर ए आजम, ठीक है। सन 1965 में ये क्रमशः जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के रूप में पुनः नामित किए गए थे। राज्य का जो अस्थायी निवासी हैं इनके बारे में देख लेते हैं। भारत और उसके सभी राज्यों में एकल नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप, लेकिन जम्मू कश्मीर इसका एक अपवाद था। यहां जो है ड्यूअल सिटीजनशिप यानी दोहरी नागरिकता का प्रावधान था और एक भारत की नागरिकता और दूसरी जम्मू कश्मीर राज्य की नागरिकता, ठीक है। जम्मू कश्मीर के संविधान के भाग 3 में राज्य के अस्थायी निवासियों को जम्मू कश्मीर का नागरिक माना गया था। जो व्यक्ति भारत का नागरिक है उसे निम्नलिखित शर्तों के आधार पर राज्य का अस्थायी निवासी माना जाता था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर बात करें तो पुनर्गठन से पूर्व जम्मू कश्मीर का जो राजनीतिक मानचित्र है आप एक बार इसको जो है एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये है आपका पाक अधिकृत कश्मीर पीओके, ठीक है। इधर है ये है आपका गांडेरबल, ये है बांदीपुरा, यहाँ पे ये है आपका बांदीपुरा ये वाला एरिया, ये है गांडेरबल, ये है आपका कुपवाड़ा, ये है आपका श्रीनगर, ये है आपका बारामूला ये वाला एरिया, ये है आपका ये वाला एरिया जो है ये है बुदगांव, ये है पुलवामा, पुलवामा अटैक हुआ था पुलवामा है, ये है सोफिया, ये है पूंछ, ये है कुलगांव ये वाला एरिया, ये है आपका ये जो एरिया ये वाला ये एरिया है आपका अनंतनाग, ठीक है। ये है ले, ये है कारगिल, ये है किश्तवाड़। तो ये जो एरिया है आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर का जो मैप है मतलब कि पुनर्गठन से पूर्व जम्मू कश्मीर का ये राजनीतिक मैप है, ठीक है। ये है आपका कठुआ ये वाला एरिया, ये है डोडा, यहाँ पे आपका ये वाला जो एरिया है ये है रामबन, ठीक है। और ये है आपका जम्मू और ये है सांबा, ये है उधमपुर, ये वाला एरिया, ये है आपका राजौरी,
तो आप एक बार मैप को अच्छे से देखकर आगे बढ़िएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए 14 मई 1954 को राज की प्रजा में जो है वह शामिल हुआ, मतलब शामिल था, या राज में अचल संपत्ति अर्जित करके अगर बात करें तो देखिए मतलब कि जो राज का अस्थायी निवासी होता था, यदि वह 14 मई 1954 को राज की प्रजा में शामिल था या राज में अचल संपत्ति अर्जित करके 14 मई 1954 से कम 10 वर्ष पूर्व तक राज का सामान्य निवासी रहा है, वह व्यक्ति जो मतलब कि जो राज का स्थायी निवासी होगा, या तो वह 10 वर्ष का जो है मतलब कि 14 मई 1954 से कम पहले, मतलब कि 10 वर्ष से मतलब 10 वर्ष पूर्व ये राज का सामान्य निवासी रहा है, या वह व्यक्ति जो 14 मई 1954 से पूर्व श्रेणी 1 या श्रेणी 2 के रूप में राज का निवासी रहा हो, या वह 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान से विस्थापित होकर राज में निवास कर रहा हो, तो वह राज का निवासी होगा। और इस संबंध में केवल जम्मू कश्मीर विधानमंडल को यह अधिकार प्राप्त था कि वह राज के अस्थायी निवासी हैं, इनकी परिभाषा में 2/3 बहुमत से पारित विधि के द्वारा कोई परिवर्तन कर सकता था। संविधान संशोधन जो है इसके बारे में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान का संशोधन प्रत्येक सदन के द्वारा और उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन विधेयक पारित करके किया जाता था। लेकिन अगर बात करें तो राज्य और भारत संघ के बीच संबंध जो है, राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्ति का विस्तार या राज्य के संबंध में लागू भारत के संविधान के प्रावधानों के विषय में कोई संशोधन राज्य विधानमंडल के द्वारा नहीं किया जा सकता था। संसद जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में संशोधन नहीं कर सकती थी। याद रखिएगा, जो संसद है वो जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान में संशोधन नहीं कर सकती थी। 1986 के एक ऑर्डिनेंस के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार राष्ट्र सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की जो शक्ति है, संसद की शक्ति का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य तक कर दिया गया और इसके बाद राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा संसद राष्ट्र सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती थी। तो कौन लोग जो है जम्मू कश्मीर के अस्थायी निवासी होंगे, इनके लिए क्या कंडीशन था, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और किस तरह से जम्मू कश्मीर के संविधान में संशोधन किया जाता था, आप प्रोसीजर को ध्यान में रखिएगा। जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अनुच्छेद 370 में जो प्रावधान है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 370 अनुच्छेद 370 वन क में बताया गया है कि अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे। लेकिन संविधान में वर्तमान समय में अनुच्छेद 238 जो 238 आर्टिकल 238 अगर बात करें तो 238 है ही नहीं, इसीलिए याद रखिएगा जो अनुच्छेद 370 वन का है इसमें उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे। लेकिन संविधान में अगर वर्तमान समय में बात करें तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 238 है ही नहीं, इसीलिए अनुच्छेद 370 के इस उपबंध का कोई व्यवहारिक महत्व नहीं है। अनुच्छेद 370 वन ख के अनुसार अगर बात करें तो भारतीय संसद की जम्मू कश्मीर के संबंध में विधि बनाने के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। तो भारतीय संसद जम्मू कश्मीर के संबंध में विधि बना सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ प्रावधान है। जैसे पहला है, भारतीय संसद संघ सूची तथा समवर्ती सूची के उन विषयों पर विधि बना सकेगी जो विलय पत्र में उल्लेखित है। कोई विषय विलय पत्र में शामिल विषयों का अंग है कि नहीं, इसका निर्णय जम्मू कश्मीर की सरकार के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। दूसरा, इसके साथ ही राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर की सरकार के परामर्श से अन्य विधियों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान कर सकेगा। भारतीय संसद जम्मू कश्मीर राज्य की प्रतिरक्षा यानी डिफेंस, इसके बाद विदेश संबंध और संचार तथा वित्त से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। तो याद रखिएगा जो भारतीय संसद है जम्मू कश्मीर राज्य की प्रतिरक्षा, विदेश संबंध, ठीक है, संचार, कम्युनिकेशन और फाइनेंस से संबंधित विषयों पर विधि का निर्माण कर सकती है। और अनुच्छेद 370 वन ग के अनुसार अगर बात करें तो भारतीय संविधान के 2 ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू होंगे, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370, याद रखिएगा। 1952 में भारत सरकार एवं जम्मू कश्मीर राज्य अपने भविष्य के संबंध में दिल्ली में एक समझौता पर जो है सहमत हुआ। 1954 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने भारत में राज्य के विलय के साथ जो है
दिल्ली समझौते को पारित किया। दिल्ली समझौता अनुच्छेद 370 के अनुसार भारतीय संविधान के वे सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होंगे जिन्हें राष्ट्रपति आदेश के द्वारा घोषित करेगा। राष्ट्रपति ऐसा आदेश जम्मू कश्मीर राज्य के सरकार से परामर्श करके या उसकी सहमति के आधार पर ही जारी कर सकता है, बिना सहमति के नहीं। भारत के राष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर की सरकार से परामर्श करके एक नया आदेश पारित किया जिसे संविधान आदेश 1954 कहते हैं। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर पर लागू होगा। अगस्त 2019 में संसद के द्वारा जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पूर्व भारतीय संविधान में अगर बात करें तो जो भारतीय संविधान है इसके केवल निम्नलिखित प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होते थे। कौन कौन से प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते थे? जैसे पहला है भारत के संविधान की प्रस्तावना, नागरिकता से संबंधित प्रावधान, संविधान के भाग 1 में वर्णित संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान। ये सभी जो भारतीय संविधान है इसके सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होते थे, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जम्मू कश्मीर राज्य के नाम और राज्य क्षेत्र में परिवर्तन करने वाला कोई विधेयक तब तक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। यानी जो जम्मू कश्मीर राज्य है इसका नाम, जम्मू कश्मीर का नाम या राज्य क्षेत्र में अगर कोई परिवर्तन करना है तो इसके लिए विधेयक तब तक संसद में पेश नहीं किया जा सकता था जब तक राज्य विधानसभा की पूर्व सहमति न प्राप्त हो जाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अगर बात करें तो संसद को नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नाम में परिवर्तन की शक्ति दी गई है। नौकरी, संपत्ति और निवास के विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर राज्य के अस्थायी, मतलब जो परमानेंट निवासी हैं, अस्थायी नहीं, नौकरी, संपत्ति और निवास के विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर राज्य के अस्थायी निवासियों को ही प्रदान किए गए थे, अस्थायी निवासियों को नहीं। वहां के जो मूल निवासी थे इन्हीं को नौकरी करने का जम्मू कश्मीर में अधिकार था, संपत्ति अर्जित करने का या निवास करने का। जम्मू कश्मीर में संवैधानिक प्रावधानों की पूर्व स्थिति क्या थी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जम्मू कश्मीर में पहले क्या होता था कि आप नौकरी नहीं कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर में आप कोई संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं या आप जाकर वहां पर निवास नहीं कर सकते थे। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार से संबंधित जो प्रावधान था ये जम्मू कश्मीर पर लागू होते थे, परंतु कुछ परिवर्तनों के साथ। जैसे अनुच्छेद 19 में जो मूल अधिकार था इसको छोड़कर, आर्टिकल 19 में दिए गए मूल अधिकार को छोड़कर से सभी मूल अधिकार जम्मू कश्मीर में लागू थे। अनुच्छेद 22(7) के अनुसार अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के लिए निवारक निरोध संबंधी विधि बनाने की जो शक्ति है वो संसद को नहीं बल्कि राज्य विधानमंडल को प्राप्त थी। ठीक है, भारत के संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होते थे। भारतीय संविधान के भाग 6 के अधिकांश प्रावधान तथा भाग 7 का कोई भी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। तो भाग 6 के अधिकांश प्रावधान और भाग 7 का कोई भी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। भारतीय संविधान के भाग 11 जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों से संबंधित प्रावधान है जम्मू कश्मीर पर कुछ परिवर्तनों के साथ लागू होता था। अनुच्छेद 248 में वर्णित अवशिष्ट शक्तियां इनसे संबंधित प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 में वर्णित प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू होते थे। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय को वे सभी शक्तियां प्राप्त थी जो अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय को प्राप्त है, सिवाय इसके कि वह मूल अधिकारों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी नहीं कर सकता था। तो सिर्फ मतलब कि मूल अधिकारों के लिए ये रिट जारी कर सकता था, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं। तो याद रखिएगा। और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता जो है संपूर्ण, यानी केवल अनुच्छेद 135 और 139 को छोड़कर, तो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता संपूर्ण जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होती थी। किसको छोड़कर? आर्टिकल 135 में जो प्रावधान था और 139 में जो उपबंध थे, इसको छोड़कर जो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता है ये संपूर्ण जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू होती थी। जम्मू कश्मीर के राज्य क्षेत्र को प्रभावित करने वाली कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौता उसकी सहमति से ही किया जा सकता था। तो जो जम्मू कश्मीर राज्य क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र जो था, अगर इसको प्रभावित करने वाली कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि है या समझौता की जानी है तो जम्मू कश्मीर से जो है सहमति मतलब कि लेना जरूरी था। यहां के सहमति के बिना ये कार्य संपन्न नहीं किए जाते थे।
अनुच्छेद 360 में वर्णित वित्तीय आपात संबंधी जो उपबंध है वो जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता था। तो 360 जो है इसका संबंध किससे है, तो वित्तीय आपातकाल से। और इसका संबंध मतलब कि इस जो वित्तीय आपात का जो संबंध है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित नहीं था। यानी इसका जो आर्टिकल 360 जो है वित्तीय आपातकाल ये जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था, यहां पे नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों के श्रेणी से हटा दिया गया, किंतु जम्मू कश्मीर राज्य के लिए संपत्ति का जो अधिकार था वो मूल अधिकार ही था। यहाँ पे मतलब कि कोई मतलब कि अनिवासी अगर किसी स्टेट के आप हैं तो आप जम्मू कश्मीर में जाकर वहां पे संपत्ति को अर्जित नहीं कर सकते, संपत्ति नहीं खरीद सकते हैं। भाग 16 जिसमें वंचित वर्गों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, कुछ परिवर्तनों के साथ वहां लागू होते थे। और पांचवी अनुसूची यानी अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों पर प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, पांचवी अनुसूची। और छठी अनुसूची जो है ये कुछ विशेष राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। तो पांचवी और छठी अनुसूची राज्य पर लागू नहीं होते थे, जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होते थे। तो पांचवी अनुसूची का जो संबंध है किससे है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों पर प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। और छठी अनुसूची का जो संबंध है कुछ विशेष राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन के बारे में उपबंध करता है। इसके बाद आपातकाल संबंधी जो उपबंध है इमरजेंसी प्रोविजंस, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के द्वारा संघ के निर्देश थे, इन निर्देशों की अवहेलना संवैधानिक तंत्र की विफलता नहीं मानी जाती थी। यानी जम्मू कश्मीर के द्वारा जो संघ के निर्देश थे, अगर जम्मू कश्मीर इसकी अवहेलना करता है तो ये संवैधानिक तंत्र की विफलता नहीं मानी जाती थी। और अनुच्छेद 365 के प्रावधान भी जम्मू कश्मीर राज्य पर प्रभावी नहीं थे। राज आपातकाल याद रखिएगा, अगर बात करें अगर संवैधानिक तंत्र की अगर अवहेलना की जाती है तो वहां पे ज्यादातर उस राज्य में या उस राज्य के किसी भाग में या किसी विशेष क्षेत्र में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता था। तो इसका जो अगर वहां पे कहां पे जम्मू कश्मीर के द्वारा जो है अगर संघ के निर्देश की जो है अवहेलना की जाती है तो इसको संवैधानिक तंत्र की विफलता नहीं मानी जाएगी। और अनुच्छेद 365 के जो प्रावधान है वो भी जम्मू कश्मीर राज्य पर प्रभावी नहीं होंगे। याद रखिएगा राज आपातकाल यानी जब राष्ट्रपति शासन है राज आपातकाल राज्य पर लागू होता था, परंतु यह आपातकाल राज्य पर राज्य के संविधान के द्वारा निर्धारित संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर ही लागू हो सकता था। भारतीय संविधान के द्वारा निर्धारित संवैधानिक तंत्र की विफलता पर नहीं, याद रखिएगा। तो अगर बात करें तो यह जो अगर राष्ट्रपति शासन है जो राज आपातकाल है राज्य पर लागू होता था, लेकिन यह आपातकाल राज्य के संविधान के द्वारा निर्धारित जो जम्मू कश्मीर का जो संविधान है इसके द्वारा निर्धारित संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर ही यह लागू हो सकता था। भारतीय संविधान के द्वारा निर्धारित संवैधानिक तंत्र के विफलता पर नहीं लागू होता था। भारत सरकार को जम्मू कश्मीर राज्य पर जो है वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करने का अधिकार नहीं था। भारत सरकार केवल वार यानी युद्ध और बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही जम्मू कश्मीर राज्य में राष्ट्रीय आपात की जो है घोषणा कर सकती थी। राज्य में दो प्रकार के आपातकाल घोषित हो सकती थी। ये दो प्रकार के जो आपातकाल है, पहला है राष्ट्रपति शासन यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत जो राष्ट्रपति शासन है ये आपातकाल जो है मतलब कि राज्य में घोषित हो सकता था। दूसरा राज्य संविधान के अंतर्गत राज्यपाल शासन। 1986 में राज्य में पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। तो जम्मू कश्मीर में पहली बार कब राष्ट्रपति शासन लगाया गया, 1986 में। याद रखिएगा जम्मू कश्मीर राज्य तथा भारतीय संघ के बीच विशेष संबंधों की दो विशेषताएं विद्यमान थी। पहला, जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक जो है स्वायत्ता तथा शक्तियां प्राप्त थी और केंद्र का जम्मू कश्मीर पर अधिकार क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में सीमित था, बहुत कम था। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की शक्ति। अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की जो शक्ति है, अनुच्छेद 370 के उपखंड 3 के अनुसार, अनुच्छेद यानी आर्टिकल 370 के जो उपखंड 3 है इसके अनुसार अगर बात करें तो इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति लोक अधिनियम के द्वारा यह घोषणा कर सकता है कि यह अनुच्छेद परिवर्तन में नहीं रहेगा।
और ऐसे अपवादों और सुधारों के अधीन ही प्रवर्तन में रहेगा जिसे वह विनिर्दिष्ट करे। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा ऐसी अधिसूचना राज्य की संविधान सभा की अनुशंसा के पश्चात ही जारी की जा सकेगी। वर्तमान में जम्मू कश्मीर राज्य की जो संविधान सभा है ये अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए 370 हटाने के लिए संविधान सभा की अनुशंसा की आवश्यकता एवं औचित्य पर भिन्न भिन्न तर्क है। अनुच्छेद 35A अनुच्छेद यानी आर्टिकल 35A और जम्मू कश्मीर जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि जो आर्टिकल 35A है इसका संबंध मतलब कि किससे है, इसमें क्या क्या चीजें मतलब कि वर्णित है, क्या ये जम्मू कश्मीर को किस तरह से जो है मतलब कि सुचारू रूप से जो है अपने मतलब कि शासन प्रशासन में जो है योगदान देता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 35A है ये जम्मू कश्मीर विधानमंडल को राज्य के अस्थायी निवासियों और उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों को परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल जो 35A है वो उसका जो संबंध है मतलब किससे है, यानी इसमें क्या प्रावधान किया गया है आपको ध्यान में रखना है। तो जो आर्टिकल 35A है ये जम्मू कश्मीर विधानमंडल को क्या करता है, राज्य के अस्थायी निवासियों और उनके अधिकारों विशेषाधिकारों को परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है। 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा अगर बात करें तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत एक आदेश पारित करके संविधान में अनुच्छेद जो आर्टिकल 370 है 1954 की बात की जा रही है कि 1954 में जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे उस समय 370 के अंतर्गत एक आदेश पारित करके संविधान में अनुच्छेद 35A को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, और अनुच्छेद 35A के अंतर्गत जम्मू कश्मीर की अस्थायी निवासी वह व्यक्ति है जो, दो कंडीशन है, इससे पहले भी हमने इस कंडीशन को डिस्कस किया था, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 35A के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो जम्मू कश्मीर का अस्थायी निवासी वह व्यक्ति है जो 14 मई 1954 को राज्य का निवासी रहा हो, या दूसरा 14 मई 1954 के पहले 10 वर्षों से राज्य में रह रहा हो और वहां संपत्ति अर्जित किया हो। अनुच्छेद 35A के अंतर्गत यदि जम्मू कश्मीर की कोई महिला गैर कश्मीरी से विवाह कर लेती है तो उसके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे, साथ ही बच्चों को भी अपने पिता के उत्तराधिकार से वंचित होना पड़ेगा। तो ये 35A में वर्णित था। अनुच्छेद 35A से संबंधित जो विवाद है इसके बारे में देख लेते हैं क्या विवाद है। दिल्ली स्थित गैर सरकारी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35A के विरुद्ध अपील की है। क्या अपील की? इसकी सदस्य, याद रखिएगा, इसकी सदस्य आभा खां के अनुसार अनुच्छेद 35A को लोकसभा और राज्यसभा में कभी भी नहीं मतलब कि प्रस्तुत किया गया और यह केवल राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 370 में जोड़ा गया था। तो आर्टिकल जो 35A है इसको लोकसभा और राज्यसभा में कभी नहीं प्रस्तुत किया गया, केवल राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 370 में इसको जोड़ा गया और संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार चूंकि यह संसद से पारित नहीं हुआ है इसीलिए यह एक अध्यादेश की तरह जो है मतलब कि 6 महीनों से अधिक समय तक लागू नहीं रह सकता है। तो यह एक ऑर्डिनेंस की तरह कार्य करेगा, 6 महीने से अधिक तक जो है यह लागू नहीं रहेगा, याद रखिएगा। और यह अनुच्छेद निम्नलिखित रूप से विभेदकारी था, निम्नलिखित रूप से विभेदकारी था। पहला, जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग यहां संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। दूसरा, जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं हैं गैर कश्मीरी पुरुष से अगर विवाह मतलब कि गैर कश्मीरी पुरुष से विवाह नहीं कर सकती। यदि महिलाएं गैर कश्मीरी पुरुष से विवाह करती हैं तो वे रोजगार और संपत्ति के अधिकार से वंचित हो जाती थी। तो पहले की मतलब अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के, अगर जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग हैं यानी जम्मू कश्मीर के निवासी नहीं है, वो किसी अन्य राज्य के या किसी अन्य क्षेत्र के निवासी हैं तो जम्मू कश्मीर में आकर संपत्ति को नहीं खरीद सकते थे। और जम्मू कश्मीर की जो महिलाएं हैं अगर वो मतलब कि पहली तो वो गैर कश्मीरी पुरुष से विवाह नहीं कर सकती थी, लेकिन अगर महिलाएं गैर कश्मीरी पुरुष से अगर विवाह करती हैं तो वे रोजगार और संपत्ति के अधिकार से वंचित हो जाती थी, ये कंडीशन था। तो याद रखिएगा, उन्होंने अगर बात करें तो उन्होंने न तो पिता की संपत्ति में कोई अगर जो मतलब कि अगर बात करें तो जो महिलाएं थी अगर गैर कश्मीरी से विवाह करती थी तो उनके जो संपत्ति था, जो नौकरी का अधिकार था वो सब छिन जाता था, समाप्त हो जाता था और उनके बच्चे जो थे
मतलब कि वो भी पिता के मतलब कि उत्तराधिकारी में भाग नहीं ले सकते थे। उन्हें न तो पिता की संपत्ति में कोई अधिकार मिलता था और न ही पति की संपत्ति में। 2002 से पहले गैर कश्मीरी पुरुषों से विवाह करने पर महिलाओं को राज्य की नागरिकता से भी वंचित होना पड़ता था। इसके विपरीत पुरुषों के द्वारा गैर कश्मीरी महिलाओं से विवाह करने पर कश्मीरी पुरुषों के सभी अधिकार सुरक्षित रहते थे। समझ सकते हैं आप। तो पुरुषों के द्वारा गैर कश्मीरी महिला, अगर पुरुष किसी मतलब कि कश्मीर के लड़कियों से नहीं, किसी अदर स्टेट या किसी अदर स्थान से मतलब कि लड़कियों से विवाह करते हैं, तो पुरुषों के द्वारा गैर कश्मीरी महिलाओं से अगर विवाह किया जाता है तो कश्मीरी पुरुषों के सभी अधिकार उनके सुरक्षित रहते थे। तो याद रखिएगा। इसके बाद जम्मू एवं कश्मीर राज्य का जो पुनर्गठन है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर, तो इसका जो मैप है आप एक बार इसको अवलोकन कर लीजिए। तो जम्मू एवं कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, ये है मुजफ्फराबाद, कुपवाड़ा, ये है बांदीपुर, ये है आपका गांदेरबल, ये है बारामूला, श्रीनगर, बड़गांव, पुलवामा, ये अनंतनाग है, ये है शोपियां, ये है कुलगाम, ये है पूंछ, मीरपुर, राजौरी, रियासी, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर और जम्मू। याद रखिएगा। इधर है सांबा और नीचे है कठुआ। यह है आपका जम्मू कश्मीर का मैप। भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति अगर बात करें तो स्पेशल स्टेटस को समाप्त करते हुए केंद्र सरकार ने संविधान में वर्णित सभी प्रावधानों को उस राज्य में लागू कर दिया है और साथ ही इसे 2 संघीय क्षेत्रों यानी यूनियन टेरिटोरीज में विभाजित कर दिया है। तो याद रखिएगा, भारतीय संघ में जम्मू कश्मीर की जो विशेष स्थिति था, स्पेशल जो स्टेटस था, इसको समाप्त करते हुए केंद्र सरकार ने मतलब कि क्या किया, केंद्र सरकार ने संविधान में वर्णित सभी प्रावधानों को जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू कर दिया और साथ ही इसे 2 संघीय क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। इस संदर्भ में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को 2 संकल्प और 2 विधेयक संसद में जो है अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए, जो निम्नवत हैं। ठीक है। पहला, अनुच्छेद 370 से संबंधित 1954 के तत्कालिक राष्ट्रपति के आदेश को परिवर्तित करते हुए वर्तमान राष्ट्रपति के द्वारा निर्गत आदेश संविधान आदेश जो है जम्मू और कश्मीर में लागू मतलब कि आदेश जो है 19 संदर्भ 370(1). ठीक है। और जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 के समाप्ति के विषय में संकल्प जो है वो अनुच्छेद 370(3). तो ये जो है आपको याद रखना है, इसको निर्गत कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 संदर्भ क्या है, अनुच्छेद 3 और जम्मू कश्मीर आरक्षण दूसरा संशोधन विधेयक 2019। तो इसको ध्यान में रखिएगा कौन कौन सा मतलब कि संशोधन हुआ। इसके बाद अगर बात करें तो लद्दाख, आप देख सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश जो है लद्दाख, इसकी जो मैप है ये है आपका लद्दाख का एरिया, ये है लेह, ये है कारगिल, ये वाला एरिया जो है कारगिल का है। देखिए इसकी पृष्ठभूमि मतलब अगर देखें तो अभी तक जम्मू कश्मीर से संबंधित विधायी कार्यों के लिए संसद को केवल अवशिष्ट शक्तियां ही प्राप्त थीं, जैसे आतंक और अलगाववादी गतिविधियां को रोकने के लिए आतंक से संबंधित आतंकी या अलगाववादी जो गतिविधियां थी इनको रोकने के लिए कानून बनाना, विदेश और देश के अंदर की यात्रा पर कर लगाना और संचार से संबंधित कानून बनाना, ये सभी जो था ये मतलब कि संसद को केवल यही शक्तियां प्राप्त थी, अवशिष्ट शक्तियां ही प्राप्त थी। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पृथक केंद्र शासित प्रदेश, इनके बारे में देखेंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो अब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जो है मतलब कि हो गए हैं। तो राष्ट्रपति ने संविधान की धारा 370 में प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसके प्रावधानों को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया। और क्या हुआ, चेंज करने के बाद अब सभी केंद्रीय कानून और संधियां जम्मू कश्मीर में भी अब लागू होंगी। तो अब इसका जो दर्जा है समान, मतलब कि जो भारत के जितने भी राज्य हैं इनके ऊपर जो केंद्र या जो संसद के जो कानून लागू होते हैं, जो संविधान का कानून लागू होता है वो इस पे भी अब लागू होगा, यानी अब इक्वल हो गया है। तो अदर स्टेट इक्वल जम्मू कश्मीर। ठीक है, याद रखिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू कश्मीर में एक विधानसभा होगी जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। तो विधानसभा सिर्फ जम्मू कश्मीर में होगा। राष्ट्रपति ने जो अधिसूचना निर्गत की है उसके अनुसार अगर बात करें तो संविधान के सभी प्रावधान उनके संशोधनों, अपवादों और परिवर्तनों के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में लागू हो पाए हैं।
जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 में उपराज्यपाल को व्यापक शक्तियां दी गई हैं और मुख्यमंत्री को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह सभी प्रशासनिक निर्णय और कानून से संबंधित प्रस्तावों से राज्यपाल को अनिवार्य रूप से अवगत कराएगा। इसके बाद सभी केंद्रीय कानूनों के साथ साथ जम्मू कश्मीर राज्य के कानून अब नए संघीय क्षेत्रों पर लागू होंगे। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख की संपत्तियां और दायित्वों का बंटवारा एक केंद्रीय समिति के सुझाव के अनुसार 1 वर्ष में कर दिया जाएगा। राजलोक उपक्रमों और स्वायत्त निकायों में काम करने वाले कर्मचारी अगले 1 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक उनके विषय में नया निर्णय नहीं लिया जाएगा। देखिए, इसके बाद दोनों संघीय क्षेत्रों की पुलिस और विधि व्यवस्था केंद्र के हाथ में होगी। धारा 370 के उपवाक 3 के प्रंतुक में वर्णित शब्दावली वह संविधान सभा को परिवर्तित करके वर्तमान में उसे विधानसभा कर दिया गया है। प्रमुख राजनीतिक जो परिवर्तन हुआ है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जो विधेयक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019, इसके नए प्रावधान लागू होने के बाद अब नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था केंद्र के हाथ में रहेगी। यानी जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 है, इसके लागू होने के बाद अब क्या होगा, नए केंद्र शासित प्रदेश जो जम्मू कश्मीर है इसकी कानून व्यवस्था अब किसके हाथ में होगी? केंद्र के हाथ में होगी, सेंटर के हाथ में होगी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब उपराज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 239(a) के प्रावधान के अनुसार अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर भी जो प्रावधान है 239(a) का, यह प्रावधान अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर भी लागू होगा। तो आर्टिकल 239(a) का जो प्रावधान है, इससे पहले हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया है, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा। और राज्यसभा सीट के लिए वर्तमान 4 सदस्यों की संख्या बनी रहेगी। जो पहले राज्यसभा सीट के लिए 4 सदस्य होते थे जम्मू कश्मीर में, वो अभी भी बनी रहेगी। जबकि लोकसभा में जम्मू कश्मीर के लिए 5 सीटें और लद्दाख के लिए 1 सीट निर्धारित की गई है। संसद में जम्मू कश्मीर का जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है इसके बारे में देख लेते हैं। तो याद रखिएगा, संसद में राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य और लोकसभा में 5 सदस्य होंगे। जम्मू कश्मीर के लोकसभा क्षेत्र कौन कौन से है? बारामूला है, श्रीनगर है, अनंतनाग, उधमपुर और जम्मू। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 114 सीटें होंगी और इनमें से पाक अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें रिक्त रखी जाएंगी। विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 10% से अधिक मंत्री नहीं बनाए जा सकेंगे। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल अब 5 साल का होगा। अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35(a) के उन्मूलन के पश्चात जम्मू कश्मीर में, यानी अब अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35(a) अब ये समाप्त हो चुका है, इनका उन्मूलन किया जा चुका है। और जम्मू कश्मीर में इनके इन अनुच्छेदों के उन्मूलन के बाद जम्मू कश्मीर में पृथक संविधान और पृथक ध्वज के प्रावधान अब समाप्त हो जाएंगे। दोहरी नागरिकता का प्रावधान भी खत्म होने के बाद देश का कोई भी नागरिक यहाँ निवास कर सकेगा। पहले ऐसा नहीं था। यहाँ पे अब नौकरी पा सकेगा, जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीद सकेगा और व्यापार भी कर सकेगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सभी बेनिफिट कि दिए गए हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, यानी कुल स्थान 114, यानी कुल सीटें कितना है? 114। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इसमें 90 जो स्थान है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के भारत प्रशासित क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरे जाएंगे और 24 जो सीटें हैं वो पाक यानी पीओके पाक अधिकृत कश्मीर के सदस्यों के लिए रिक्त रखे गए, खाली रखे गए हैं। इसके विपरीत पाकिस्तान के नागरिकों को मिला विशेषाधिकार अब खत्म होगा और किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से विवाह के बाद जम्मू कश्मीर की महिलाओं के अधिकार और नागरिकता पर कोई प्रभाव अब नहीं पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू हो सकेगा और अल्पसंख्यकों को आरक्षण का लाभ भी मिल सकेगा। इसके बाद रणवीर दंड संहिता के स्थान पर भारतीय दंड संहिता लागू होगी। पहले क्या था? रणवीर दंड संहिता। अब क्या है? अब इसके स्थान पर भारतीय दंड संहिता लागू होगी और नए कानून और कानून में होने वाले संशोधन स्वतः जम्मू कश्मीर पर अब लागू हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किए गए फैसले अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर भी मान्य होंगे और सूचना व शिक्षा के अधिकार ये भी जम्मू कश्मीर पर अब लागू हो सकेंगे। भारत का कोई भी नागरिक अब जम्मू कश्मीर का मतदाता व चुनावों में उम्मीदवार बन सकेगा, वहां की उम्मीदवारी कर सकेगा
और अनुच्छेद 367 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर संविधान सभा को अब राज्य विधानसभा समझा जाएगा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जो विधायी शक्तियां हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला क्या है, तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जो विधायी शक्तियां हैं, पहला है विधि व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर राज्य सूची में वर्णित सभी विषयों पर जम्मू कश्मीर की विधानसभा संघीय क्षेत्र के पूरे भूभाग के लिए या उसके किसी अंश के लिए कानून बना सकती है। तो जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है इसकी जो विधायी शक्तियां हैं, पहला क्या है, इसकी जो शक्ति है कि विधि व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर राज्य सूची में वर्णित, जो राज्य के सूची में जो स्टेट लिस्ट में जो विषय दिए गए हैं उन विषयों पर जम्मू कश्मीर की विधानसभा संघीय क्षेत्र के पूरे भूभाग के लिए या उसके किसी अंश के लिए कानून बना सकती है। यदि संसद के द्वारा और विधानसभा के द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई विसंगति है तो संसद का कानून माना जाएगा। ठीक है, यानी जो संसद का कानून है वो सर्वोच्च है। अगर इसमें कोई मतलब कि टकराव होता है स्टेट और मतलब कि सेंटर के या संसद के जो कानून है, इसमें अगर टकराव होता है तो जो कानून है वो संसद के द्वारा जो बनाया गया वो सर्वोच्च होगा और विधानसभा का कानून जो है निरस्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री का यह दायित्व होगा कि वह मंत्रिमंडल के द्वारा संघीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित लिए गए निर्णयों और कानून बनाने के प्रस्तावों की सूचना उपराज्यपाल को देगा और अन्य ऐसी सूचनाएं उपलब्ध कराएगा जिन्हें राज्यपाल चाहें। तो राज्यपाल की इच्छा के अनुसार उन्हें मतलब कि अगर राज्यपाल चाहते हैं कि यह सूचना चाहिए तो ये सूचनाएं उनको उपलब्ध करवाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद राज्यपाल की भूमिका और शक्तियां, इसके बारे में देख लेते हैं। तो राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, इनकी क्या भूमिका है। संविधान की धारा 239 के अंतर्गत अगर बात करें तो राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 2 पृथक राज्यपाल जो है यानी एलजी की नियुक्ति करेगा। ठीक है, तो जो उपराज्यपाल है इनकी नियुक्ति करेगा और संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत याद रखिएगा राष्ट्रपति लद्दाख की शांति, विकास और सुशासन के लिए भी नियम बना सकते हैं। तो आर्टिकल 240 में वर्णित है कि जो राष्ट्रपति है लद्दाख की शांति और लद्दाख के विकास के लिए, लद्दाख में अच्छे शासन के लिए, सुशासन के लिए नियम बना सकते हैं। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, इसीलिए केंद्र सरकार लद्दाख के उपराज्यपाल के सहायता के लिए जो है परामर्शियों की नियुक्ति करेगी। ठीक है, एडवाइजर्स की जो है नियुक्ति करेगी। और जहां तक जम्मू कश्मीर संघीय क्षेत्र की बात है वहां का उपराज्यपाल अखिल भारतीय सेवाओं एवं भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो से संबंध मामलों के साथ साथ उन सभी विषयों पर जो है अपने विवेक के अनुसार काम करेगा जो विधानसभा के क्षेत्राधिकार के बाहर आते हैं। जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और मुख्यमंत्री के सहयोग से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। उपराज्यपाल ही मुख्यमंत्री और मंत्रियों को जो है पद और गोपनीयता की जो है शपथ दिलाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को यह शक्ति होगी कि वह आदेश निकाले जो उतने ही प्रभावी होंगे जितना कि विधानसभा के द्वारा पारित कोई अधिनियम। ठीक है, इसके बाद प्रभाव देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 का सदन में उपस्थापित, याद रखिएगा जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 है इसका सदन में उपस्थापित किया जाना इस बात का प्रमाण है, ठीक है, कि 1954 के आदेश का प्रभाव जो है अब समाप्त हो गया है और इस आदेश में धारा 3 के साथ एक परंतु शब्द जोड़ा गया है जिसके अनुसार राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाने, घटाने या उसका नाम बदलने या उसकी सीमाओं को संशोधित करने के कि विषय में संसद में कोई भी विधेयक नहीं लाया जा सकता जब तक कि विधानसभा सहमति न दे दे। 1954 के आदेश के समाप्त होते ही राज्य की विधानसभा की शक्तियां अब जो है समाप्त हो गई हैं और संसद के द्वारा आरक्षण सहित अन्य विषयों पर बनाए गए कानून जम्मू कश्मीर में उसी प्रकार से लागू होंगे जिस प्रकार से देश के अन्य भागों में लागू होते हैं। केंद्र सरकार का मानना है कि उसने एक पुराने भेदभाव को जो है समाप्त किया है और जम्मू कश्मीर के निवासियों तथा देश के अन्य नागरिकों के बीच की खाई को पाटने का काम किया है। ठीक है, और संविधान की धारा जो 352 है इसमें एक उपवाक्य के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया था कि जम्मू कश्मीर की सरकार के सहमति के बिना, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के सरकार के सहमति के बिना आंतरिक विप्लव या संभावित खतरे को छोड़कर किसी भी आधार पर आपातकाल जम्मू कश्मीर में नहीं लगाया जा सकता
1954 के आदेश को निरस्त हो जाने के कारण यह प्रावधान भी अब समाप्त हो गया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 के पक्ष में जो तर्क है, देख लेते हैं क्या जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 है इसके पक्ष में क्या क्या तर्क हैं। तर्क को ध्यान में रखिएगा, मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 370 ने, जो आर्टिकल 370 है, इसने क्या किया, भारत में वास्तविक रूप में 370 आर्टिकल 370 भारत में वास्तविक रूप में जम्मू कश्मीर विलय को जो है रोक रखा था। जो अनुच्छेद 370 है ये पक्षपातपूर्ण था, विभेदी था, क्योंकि यह जो है लिंग, वर्ग, जाति और उत्पत्ति के स्थान के आधार पर भेदभाव करता था। तो 370 जो है ये भेदभावपूर्ण से ये उपबंध था। अनुच्छेद 370 और आर्टिकल जो 35A है इसके समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर में निजी निवेश का मार्ग प्रशस्त हो गया है, जो अंततः यहां विकास की संभावनाओं को जो है बढ़ाएगा। यहां पे विकास अब ज्यादा होगा, निवेश बढ़ने पर रोजगार का सृजन होगा और यहां का सामाजिक आर्थिक परिवेश बेहतर होगा। दोहरी नागरिकता की विभेदकारी व्यवस्था समाप्त होने पर संपूर्ण भारत के लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख में संपत्ति खरीदने, निवास करने के लिए स्वतंत्र होंगे। परिणाम स्वरूप शेष भारत से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध सुदृढ़ होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। पूर्ण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है इसके बारे में देख लेते हैं। यह हमारा लास्ट पॉइंट है। राज्यों में एक चुनी हुई सरकार होती है, लेकिन संघीय क्षेत्र में क्या होता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में क्या अंतर है, तो याद रखिएगा, राज्यों में एक चुनी हुई सरकार होती है, लेकिन संघीय क्षेत्र में चुनी हुई सरकार होने पर भी प्रशासन जो है उपराज्यपाल के अधीन होता है। साधारण राज्यों में प्रशासन मुख्यमंत्री के अधीन होता है, किंतु संघीय क्षेत्रों में, यानी जहां विधानसभा नहीं है, वहां यह काम राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त एक प्रशासक के द्वारा देखा जाता है। राज्यों में कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि संघीय राज्यों में राष्ट्रपति ही कार्यकारी प्रमुख होता है। साधारण राज्य में कानून बनाने के लिए एक विधानसभा होता है, लेकिन किसी संघीय क्षेत्र में ऐसा होना अनिवार्य नहीं है। साधारण राज्यों को शक्तियां संघीय पद्धति के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति वितरण के आधार पर प्राप्त होता है, जबकि संघीय क्षेत्र के मामलों में शक्तियां जो है भारत सरकार के हाथ में केंद्रित होती है। तो अनुच्छेद 370 को पूर्ण रूप से खत्म करने के बजाय सरकार ने अनुच्छेद 370(3) के द्वारा राष्ट्रपति को दी गई शक्तियों का उपयोग करके इसे निष्क्रिय कर दिया और पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2019 से जो है प्रभावी होगा। जम्मू कश्मीर राज्य में अब अनुच्छेद 370 एक ही लागू होगा और शेष सभी प्रावधान अब जो है समाप्त हो जाएंगे। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कुछ राज्यों के लिए जो विशेष प्रावधान है इसके बारे में चर्चा करेंगे।